तो नाउ इन दिस लेक्चर विल स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन सा रे मिला था? कैथोड रे। कहां से निकलता था? कैथोड रॉड से, कैथोड इलेक्ट्रोड से। और उस कैथोड इलेक्ट्रोड में कैथोड रे में कौन सा पार्टिकल्स हुआ करता है? उसको स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। उसी तरह से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था वो गोल्डस्टीन ने किया था। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, सबको वॉइस आ रहा है ना? प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। समझ में आ गया ना? डरना नहीं है, भूत भी रहता है इसमें। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन को मन में विचार कैसा आया होगा कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी है? कैसे विचार आया होगा? ऐसे आ गया होगा, कुछ तो सोचा होगा। इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन हुआ होगा। देखो, तब के टाइम में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हो गया था तो एटम के अंदर कौन सा पार्टिकल निकला? इलेक्ट्रॉन। और चार्ज क्या था उस पे? निगेटिव। लेकिन लोग ये जानते थे कि एटम न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल। तब जब इलेक्ट्रॉन सर्च हो गया तो उस पे निगेटिव चार्ज था, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई एक और पार्टिकल्स होगा ना जो उसको बैलेंस कर रहा होगा। तो इस तरह से उसके दिमाग में थॉट आया कि हो ना हो इस निगेटिव पार्टिकल्स को बैलेंस करने के लिए एक और कोई पार्टिकल्स है, पॉजिटिव पार्टिकल, जो इसको न्यूट्रल बना रहा है। क्योंकि उस समय लोगों को मालूम था कि एटम इज न्यूट्रल। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा एक पार्टिकल्स था जो उसको बैलेंस कर रहा था। तो ये आइडियोलॉजी दिमाग में आया। समझ में आया क्या? तो पीडीएफ पढ़ोगे तो इसको लिखा हुआ है। पीडीएफ में, पीडीएफ भेजा हूं ना सबको, तो पीडीएफ में सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनना और लिख लेना, मैं बोल रहा हूं। द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज, लिखना नहीं है। द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे हैज शोन दैट ऑल द एटम कंटेन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ तो कैथोड रे इस बात को प्रूव कर दिया कि एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। नाउ एन एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। लेकिन तब लोगों को दिमाग में क्या था कि एटम तो न्यूट्रल होता है, तो निगेटिव पार्टिकल इसके अंदर आ गया है। तो नाउ एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, सो इट मस्ट कंटेन सम पॉजिटिव पार्टिकल। तो आइडियोलॉजी दिमाग में आया कि हो ना हो इसके अंदर एक और भी पार्टिकल होगा जो इस नेगेटिव को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। पॉजिटिव पार्टिकल चार्ज टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। It is actually found by experiment that all atom contain positive charge particle called proton. तब जाके गोल्डस्टीन ने एक सेटअप बनाया, और सेटअप बनाने के बाद एक और एटम के अंदर एक और पार्टिकल मिला जिसको प्रोटॉन नाम दिया गया, और इस पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में आप क्या करोगे? डायग्राम वगैरह पीडीएफ में निकाला हुआ निकाल लेना। ठीक है, यहां पर नहीं निकाला, बस ध्यान से समझो। सेम टू सेम सेटअप बनाया गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने वही ग्लास का ट्यूब लिया। ग्लास का ट्यूब में इधर इसने कैथोड रखा, और कैथोड में बस इतना ही किया कि यहां पर कैथोड में होल कर दिया उसने। इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। इसलिए उसने किया ताकि जो रे था वो इससे पास हो जाए।
जो रे निकलेगा इसके अंदर से वो पास हो जाए, तो उसको परफोरेटेड कैथोड बोला गया है। ये काम एनोड के डिस्कवरी में नहीं था, बस इतना ही चेंजेस था सॉरी कैथोड के डिस्कवरी में। यहाँ पर जो कैथोड बनाया गया उसमें परफोरेटेड, यहाँ पर होल नहीं किया गया। हाँ, इसमें एनोड में होल नहीं किया गया। दिस वन इज एनोड। एनोड को हम बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ेंगे? पॉजिटिव। और कैथोड को बैटरी को किस टर्मिनल से जोड़ेंगे? नेगेटिव। ये ध्यान में रखना है। तो दिस वन इज परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं परफोरेटेड कैथोड, और दिस वन इज एनोड। अब इसके अंदर वही वैक्यूम ट्यूब लगाया गया, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब से एयर को निकाल दिया गया। निकालने के बाद इसके अंदर सेम टू सेम 0.01 mm ऑफ मर्क्यूरी, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को भर दिया गया। मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस ले सकते हैं। इस पे हाइड्रोजन गैस को भर दिया गया, तो इसके अंदर जो एटम था वो हाइड्रोजन गैस को फिलअप कर दिया गया इतना प्रेशर पे। अब सब कुछ वही कंसेप्ट, वोल्टेज दिया गया, तो दो के बीच में क्या हुआ? सर्किट क्लोज नहीं हो रहा था। फिर वोल्टेज को बढ़ाया गया, बहुत ज्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज जब दिया गया, यहां से हाई वोल्टेज जब दिया गया अप्रोक्स 10,000 वोल्ट, अप्रोक्स 10,000 वोल्ट जब दिया गया, तो एक डाउट है, निगेटिव चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, इसलिए प्रोटॉन होगा, ये उसके दिमाग में आया। हाँ बिल्कुल आया है। निगेटिव चार्ज इज सो एटम इज न्यूट्रल, प्रोटॉन इज मेक, हाँ उसको भी दिमाग में आया है। तो हाई वोल्टेज जब पास करेंगे तो ये गैस क्या हो जाएगा? आयनाइज्ड। कौन सा गैस लिया हमने? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के अंदर अभी के टाइम में क्या होता है, मतलब अभी हम जब जानते हैं तो क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है ना। हाइड्रोजन ऐसा एक एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक यही एक एलिमेंट है जिसके अंदर नो न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो जब हाई वोल्टेज दिया गया होगा तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ होगा? आयोनाइज्ड हुआ होगा। जब आयोनाइज्ड हुआ होगा तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा और क्या बन गया होगा? H+। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब निकल गए, क्या हो गया? जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो क्या हुआ? इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 0 न्यूट्रॉन। कितना प्रोटॉन बचा? 1। H+ को ही प्रोटोनोइक बोलते हैं। H+ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनोइक, क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये तो हम आज के टाइम में जानते हैं, उससे रिलेट करके पढ़ा रहा हूं मैं। तो गैस जब आयनाइज हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के वजह से वो तो क्या निकलता है? कैथोड रे निकलता है। लेकिन ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स था, अब इसके अंदर H+ जो था, अब सर्किट क्लोज हो गया होगा, 10,000 वोल्ट दिया गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे। और ये क्या है? H+ का मतलब क्या हुआ? H+ का मतलब क्या हुआ? H+ का मतलब प्रोटॉन हुआ। मतलब अभी उस समय लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन H+ के प्रोटॉन हुआ। इस H+ के वजह से, यानी H+ के अंदर एक पार्टिकल है जिसका नाम है प्रोटॉन, अभी हम जानते हैं, उससे रिलेट कर रहे हैं हम। अब इस पार्टिकल्स के वजह से, एक हाई वोल्टेज देने की वजह से और इस पार्टिकल की वजह से एक रे निकला, और इस बार जो रे निकला था वो एनोड से निकल रहा था, मतलब ये इसके वजह से निकल रहा था, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से निकल रहा था। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से ये जो था, ये सब निगेटिव की तरफ भागेंगे ना, क्योंकि हाई वोल्टेज देंगे तो जब गैस आयनाइज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स था वो किधर भागेगा?
तो जे थॉमसन को दिमाग में नहीं आया था, ये दिमाग में किसका आया? गोल्डस्टीन को, कि इलेक्ट्रॉन जब इधर भागेगा तो इसके अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो किधर भागेंगे? कैथोड की तरफ। और जब भागेगा, जब सर्किट क्लोज करेगा तो इस चार्ज पार्टिकल के अंदर क्या आ गया? मोशन। और जब चार्ज पार्टिकल के अंदर मोशन आ जाता है तो क्या क्रिएट करता है? एक रे क्रिएट करता है, लाइट क्रिएट करता है। बताया था ना, व्हेन चार्ज पार्टिकल विल बी इन मोशन, जब चार्ज पार्टिकल को मोशन दे दिया जाता है तो एक लाइट इमिट करता है। तो ये चीजें, लेकिन जे थॉमसन को, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बोला था, तो वो तो सही था अपनी जगह पे। अब इस चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, जब हाई वोल्टेज दिया गया तो आयनाइज हुआ। आयनाइज होने के बाद चार्ज पार्टिकल बना, इलेक्ट्रॉन्स के वजह से एक रे निकला जिसको कैथोड रे बोलते हैं। और ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो इधर होगा, तो लाइट इधर इमिट होगा, उस लाइट को हम कैथोड रे बोलते हैं। और ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, इसके अंदर भी मोशन आ गया होगा, और ये सब किधर भाग रहे होंगे? कैथोड के तरफ। जब ये मोशन में आएंगे तो एक लाइट इमिट करेगा, और इसी लाइट को हम बोल देते हैं एनोड रे। एनोड रे। अब एनोड रे किसके वजह से क्रिएट हुआ? चार्ज पार्टिकल की वजह से। और कैथोड रे किसकी वजह से क्रिएट हो रहा था? इलेक्ट्रॉन के वजह से। और कैथोड रे कहां से हो रहा था? कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा था। और ये एनोड रे कहां से जाएगा? एनोड से होते हुए, मतलब डायरेक्शन किधर होगा? एनोड टू कैथोड होगा। तो एनोड रे इज जनरेटेड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल। और इधर अगर जेडनेस लगा दिया जाए तो ये रेड कलर का ग्लो होता था, ये रेड कलर इसमें ग्लो होता था। ब्लू दिया है क्या? हाँ, वो ब्लू होता है, ये रेड कलर का। और यहाँ पर परफोरेटेड का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर से लाइट इंटर कर जाए, शैडो वगैरह ना बने, क्योंकि ये लाइट ये भी नहीं दिखता था, इनविजिबल था ये भी। तो शैडो वगैरह ना बने, तो उसमें थोड़ा एडवांस कर दिया इसको कि डायरेक्ट लाइट इधर से ही निकल जाए। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, कैथोड रे भी आता होगा, लेकिन ये चीजें ऑब्जर्वेशन जे थॉमसन ने क्यों मिला। ऐसा नहीं कि यहाँ रे इधर लाइट नहीं आ रहा होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इधर कैथोड रे हो रहा होगा और इधर एनोड रे, लेकिन दोनों को हम सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं। एक ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो पढ़ते हैं वो जे थॉमसन का दिया हुआ है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो गोल्डस्टीन का दिया हुआ है। तो ये चीजें जो हम इतना आसानी से बोल रहे, इतना आसान नहीं है बनाना। समझ में आएगी कि सर ये तो रे इधर भी दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन हो गए। ये डिस्कवरी करने में बहुत टाइम लगे। इसका डिस्कवरी कितने टाइम के बाद हुआ है प्रोटॉन का? उसका तो 1897 में हुआ था ना, इसका डिस्कवरी जो है प्रोटॉन का। देखना तो टाइम कितना दिया हुआ, दिया होगा इसमें कितने टाइम में है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन? 20 या 30 साल के बाद हुआ था। अब मुझे बताओ, छोड़ो सब बातें, ध्यान से सुनो, क्या क्या हुआ होगा। सेम टू सेम सेटअप है, बस एक चेंजेज है, क्या? परफोरेटेड कैथोड लगाया गया, जिसके अंदर होल था वो इसलिए लगाया गया ताकि क्या हो जाए, रे पास होके यहां पर ग्लो करते हुए दिखे। तो जब हाई वोल्टेज पास करवाया गया तो ये गैस क्या हुआ होगा? आयनाइज्ड। और आयनाइज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकला होगा। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर होगा? कैथोड टू एनोड। इस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, इस चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से जो रे निकला, उस रे को क्या बोलते हैं? कैथोड रे। और इस चार्ज पार्टिकल किधर ट्रेवल करेगा? कैथोड की तरफ, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है और ये माइनस है, तो ये अट्रैक्ट इधर होगा। तो इस पार्टिकल्स के वजह से, H प्लस के वजह से जो लाइट रे क्रिएट होगा, उस लाइट को, रे को हम क्या बोलेंगे? रेडिएशन को क्या बोलेंगे? कैथोड, सॉरी एनोड रे, क्योंकि ये इसका मूवमेंट एनोड टू किधर होता है? कैथोड होता है, इसको एनोड रे बोलते हैं। तो सिंपल है।
1919 में प्रोटॉन की और 1919 हाँ, और 1932 सोचो 20 साल बाद हुए हैं, और 32 में न्यूट्रॉन की। तो देखो कितने साल लग गए इसको, मतलब एक सेटअप जानने में कम से कम 10 से 15 साल लग गया। ये समझ में आ गया। तो हाई वोल्टेज की वजह से याद रखना कि जब ये आयनाइज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा रे क्रिएट होगा? कैथोड रे। और उसका मूवमेंट किधर होगा? एनोड टू कैथोड टू एनोड। और इस चार्ज पार्टिकल की वजह से जो क्रिएट होगा उसका मूवमेंट किधर होगा? एनोड टू कैथोड। और इसके द्वारा एक रेडिएशन जनरेट होगा, उस रेडिएशन का नाम क्या देंगे? एनोड रे। अब वही सेम टू सेम कराया गया एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर लाइट पैडल को रखा गया, तो लाइट पैडल क्या हो रहा था? रोटेट हो रहा था। इसके अंदर बोल दिया गया कि एनोड के अंदर जो पार्टिकल है, इसके अंदर एक पार्टिकल होगा ना, जो इसके अंदर पार्टिकल है उस पार्टिकल के अंदर क्या होगा? मास होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो ये जो रे था एनोड रे, वो किधर अट्रैक्ट हो रहा था? निगेटिव की तरफ, निगेटिव की तरफ डाइवर्ट हो जा रहा था। इसका मतलब ये बताया गया कि हो ना हो इस जो एनोड रे के अंदर जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। और जब लाइट पैडल को रोटेट कर रहा होगा तो ये देखा गया कि उसके अंदर क्या है? मास भी है। यानी एनोड रे किसके वजह से क्रिएट होगा? ये लाइन जितना मैं बता रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एनोड रे विल क्रिएटेड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, ये H प्लस की वजह से। और ये पार्टिकल एनोड रे नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लाइट किधर से किधर जा रहा था? एनोड टू कैथोड। समझ में आ गया। और ये भी स्ट्रेट लाइन में होगा, इसका स्पीड लाइट से कम होगा, और इसके अंदर जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव। और उसके अंदर क्या था? तो उस पार्टिकल को नाम रख दिया गया प्रोटॉन। अगर वो लाइट पैडल लगा है मतलब उस डिस्चार्ज तो इलेक्ट्रॉन भी हो, मतलब है ना वहाँ जो मोशन है वो लाइट पैडल घुमा सकता है। इलेक्ट्रॉन भी घुमा सकता है, ये भी घुमा सकता है। तो इसलिए सेटअप अलग अलग, ये केवल हम ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन हम किसके लिए देख रहे हैं? एनोड के लिए। दोनों को मिक्स मत कर दो एक ही में, वो सेपरेट एक्सपेरिमेंट है, ये सेपरेट एक्सपेरिमेंट है। इलेक्ट्रॉन्स है इसमें भी, नो डाउट, दोनों लाइट क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो एनोड नहीं क्रिएट होगा कैथोड होगा, दोनों लाइट क्रिएट होंगे। लेकिन हम सब कुछ ऑब्जर्वेशन किसके लिए देख रहे हैं? यही सब तो चेक करने में 10 साल लग गए, 10 से 15 साल लग गए कि कौन घुमा रहा है, इलेक्ट्रॉन कैथोड रे घुमा रहा है कि एनोड रे घुमा रहा है। समझ में आया क्या? ये सब एक्सपेरिमेंट इतने लग गए। ये क्लियर हो गया चीजें? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब मैं लाइन को पढ़ दे रहा हूं, तो इसको आप घर से लिखना, अब ध्यान से सुनना, पीडीएफ में पॉइंट्स को पढ़ रहा हूं। पहला पॉइंट है जो पीडीएफ में, वो है इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रे ए डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड इज यूज्ड। जो सेटअप बनाया उस सेटअप में क्या यूज किया है? परफोरेटेड कैथोड। ए परफोरेटेड कैथोड इज ए कैथोड हैविंग होल इन इट। परफोरेटेड कैथोड किसको बोला जाता है? जब उसके अंदर होल कर दिया जाता है तो उसको एक नाम रख दिया गया परफोरेटेड कैथोड। These perforated or hole allow the positive ray to pass through them. इसका बस इतना ही फंक्शन है कि ये लाइट को शैडो ना बनाए, लाइट इससे पास हो जाए और यहां पर ग्लो करते हुए दिखे। When a high voltage about 10,000 volt is applied to the discharge tube having perforated cathode and containing air at very low pressure is about 0.01 है, शायद उसमें भी 0.01 ही था। हाँ 0.001 है, 0.001 mm of mercury. A faint red glow is observed behind the cathode. तब एक रेड कलर ग्लो हुआ दिखेगा। यहां जो ग्लो होगा कैसा ग्लो होगा? ग्रीन कलर, और इधर ग्लो होगा रेड कलर। ठीक है, तो सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल जैसा दिख रहा है, रेड और इधर ग्रीन। ठीक है, इधर ग्रीन दिख रहा था, इधर रेड दिख रहा था।
तो रेड कलर किसके वजह से क्रिएट हो रहा है? एनोड रे की वजह से। एनोड कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? एनोड टू कैथोड। और इसके अंदर कौन सा पार्टिकल है? H+ ही नहीं, कोई दूसरा भी एटम ले सकते हैं, वो भी गैस पूरा आयनाइज हो जाएगा। हीलियम भी ले सकते हो। तो हीलियम के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो हीलियम के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसके अंदर केवल क्या बचेगा? प्रोटॉन। ड्यू टू He+2 की वजह से चार्ज क्रिएट होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। दीज रे आर फॉर्म्ड एट एनोड व्हेन दीज रे स्ट्राइक द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब दे प्रोड्यूस फेंट रेड कलर। सिंस these ray are formed at the anode positive charge, they are known as anode ray or positive ray. रे आर ऑल्सो नोन एज कैनाल रे। कैनाल रे क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि ये होल से पास हो रहा था, इसलिए इसको हम कैनाल रे के नाम से जानते हैं। बिकॉज दे पास थ्रू दी कैनल ऑफ कैथोड। ठीक है। इन द डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड। कैथोड रे आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड। दीज रे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे के अंदर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है कैथोड रे के अंदर, which move towards anode with very high speed. When these rays strike the atom molecules, the gas of the discharge tube, one or more electrons are knocked off from the atom or molecules of the gas, result the formation of positive charge. क्या बोल रहा है कि जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है तो उस गैस में से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? नॉकड आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और निकलने के बाद क्या मिलता है? पॉजिटिव चार्ज मिलता है, यानी केटायन मिलता है। तो केटायन में से सारे इलेक्ट्रॉन्स, एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? नॉकड आउट हो जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उसके वजह से क्या क्रिएट होता है? कैथोड रे। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्रिएट होता है उसके वजह से क्या क्रिएट होगा? एनोड रे। ये लाइन को ध्यान में रखना। ड्यू टू जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं उसके वजह से कैथोड रे क्रिएट होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा उसके वजह से एनोड रे क्रिएट होगा, और एनोड रे का मूवमेंट कैथोड एनोड टू कैथोड होगा। कोई डाउट नहीं है ना? अब इसका प्रॉपर्टीज देखो। एनोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मतलब वो लाइट पैडल को रोटेट कर रहा होगा। एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट। नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ क्या हो रहा था? डिफ्लेक्ट हो रहा था। दैट मीन्स क्या कंक्लूजन लेंगे? उस पार्टिकल के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। दिस इंक्लूड दैट दीज रे आर पॉजिटिव चार्ज्ड। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड in a direction perpendicular to the path of anode ray, they get deflected in the direction expected to be positive particle. मतलब जिधर पॉजिटिव पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट होना चाहिए था उधर ही डिफ्लेक्ट हो रहा था। This further indicate that these rays positive charge to mass ratio. This one is most important point. Charge to mass ratio, E/m value. यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। E/m value ऑफ एनोड रे। एनोड रे, पहले कैथोड रे वाला बताओ। E/m वैल्यू, मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रे विल नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, बट E/m वैल्यू ऑफ एनोड रे विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। तो पहले इस पॉइंट को लिख लो, उसके बाद हम आगे इसका रीजन बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो नोट डाल के इस पॉइंट को लिखना, क्योंकि दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ई दोनों साथ में लिखना। E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रे E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रे E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रे will not depend upon nature of gas, will not depend upon nature of gas, will not depend upon nature of gas, but E/m value of anode ray, but E/m value of anode ray will depend upon nature of gas,
विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। कोई बताओ मेरे को ऐसा क्यों? ई बाई एम वैल्यू कैथोड रे का नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, क्यों? तो देखो ध्यान से, ई बाई एम वैल्यू किसके लिए निकालते हैं? कैथोड रे के लिए। कैथोड रे के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसी पार्टिकल्स के लिए निकालेंगे ना। तो अब गैस कोई सा भी ले लो, चाहे हीलियम ले लो या इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, तो सबके अंदर पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास। तो ऐसा थोड़े है कि नाइट्रोजन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग होगा, मास अलग होगा, और हाइड्रोजन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग होगा, मास अलग होगा। ऐसा नहीं होगा ना। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स निकले, चाहे वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो पोटेशियम का हो, चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे हीलियम का हो, इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसी भी एलिमेंट में रहे, चार्ज तो उतना ही होना होगा और मास तो उतना ही होगा, होगा ना। इसीलिए कोई भी गैस लोगे, उस गैस के लिए ये वैल्यू उसकी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास कोई भी गैस के लिए लेंगे, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, उसका जो चार्ज है उसका मास तो वही है। लेकिन ई बाई एम वैल्यू एनोड के लिए किस पे डिपेंड करेगा? गैस पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ई बाई एम वैल्यू हम किसके लिए निकाल रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के लिए निकाल रहे हैं हम। ई बाई एम हम किसके लिए निकाल रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब मैं हाइड्रोजन लूंगा H+, तो H+ का चार्ज और इसका मास लूंगा। अगर मैं हीलियम ले लूं और He+2 ले लूं, तो इसका चार्ज और इसका मास क्या हो गया? अलग अलग आ गया। इसका चार्ज और मास अलग आ गया। इसका चार्ज अलग है, मास अलग है। तो एनोड रे किसके वजह से क्रिएट होता है? चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो एनोड रे में जो हम ई बाई एम वैल्यू लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? चार्ज पार्टिकल के लिए। और चार्ज पार्टिकल जो होता है वो अलग अलग होता है, इसका चार्ज अलग होगा, मास अलग होगा। इससे इसका चार्ज अलग है, इसका मास अलग है। इसीलिए ई बाई एम वैल्यू भी क्या आता है? क्या आता है? तो लिख भी लेना इस पॉइंट को कि इन कैथोड रे वी कैलकुलेट ई बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन। इन कैथोड रे वी कैलकुलेट, इन कैथोड रे विल कैलकुलेट, इन कैथोड रे विल वी कैलकुलेट ई बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन। ई बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन ऑफ किसी भी गैस का हो, क्या होगा? सेम होगा। बट इन एनोड रे, बट इन एनोड रे, बट इन एनोड रे we calculate E by M ratio, we calculate E by M ratio, we calculate E by M ratio for positive charge particle, for positive charge particle। तो for positive charge particle, अब हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या है? H+। अगर हीलियम गैस लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा? He+2। लिथियम लेंगे तो Li+3। तो चार्ज अलग आ गया ना सबका, मास भी अलग आ गया, तो इसीलिए उस पर डिपेंड करता है। कोई डाउट नहीं है ना। तो कैथोड रे, एनोड रे, तो एनोड रे में आप क्या करोगे? आप लिखोगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रे और डायग्राम निकालोगे, प्रॉपर्टीज लिखोगे, सारे पॉइंट्स पीडीएफ में हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि अब एक पॉइंट यहां से पूछा जाता है कि ई बाई एम रेशियो किस गैस के लिए, ये पीडीएफ में लिखा भी है, ई बाई एम रेशियो किस गैस के लिए सबसे, पीडीएफ में यहां लिख के दिया भी है, ई बाई एम रेशियो किस गैस के लिए
सबसे ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन के लिए ज्यादा हो, क्यों? हाइड्रोजन का मास बहुत कम होता है, ठीक है, तो पीडीएफ में लिख के दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस के लिए चार्ज तो उतना ही है, मास सबसे कम होगा इसका। इससे कोई भी एलिमेंट, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन होता है? हाइड्रोजन ही होता है ना, हाइड्रोजन ही है ना। तो E/m यानी मास जब लेंगे तो मास सबसे कम किसके लिए आएगा? हाइड्रोजन के लिए आएगा। तो मुझे बताओ, ये लिख लोगे पॉइंट सारे, तो आगे चल के ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब हम इसके लिए अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ेंगे, अब आगे एक्सपेरिमेंट किया गया, जो प्रोटॉन पे जो चार्ज आया वो कितना आया? चार्ज जो आया वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज था तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे थे? बैलेंस कर दे रहे थे, तभी क्या हो पा रहा था? एटम न्यूट्रल हो पा रहा था। तो ये आइडियोलॉजी कैसे आया? एनोड का डिस्कवरी कैसे, एनोड रे कैसे क्रिएट हुआ, एनोड रे में कौन सा पार्टिकल्स है, एक्सपेरिमेंट ये राइट डाउन कर लोगे, केवल बोलते कर लेंगे, किसी ने किया क्या?